हेलो दोस्तों, ग्रुप डी के 7 डेज टारगेट फिजिक्स बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम आज अपने थर्ड डे, आज हमारा ये रिवीजन का तीसरा दिन है और हम पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्था, सरल आवर्त गति पे चर्चा करते हैं। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, रेलवे के खासकर, ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न आपको जो है देखने मिलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक दोस्तों हमारा पृष्ठ तनाव। अब दरअसल होता क्या है कि पृष्ठ तनाव से ज्यादा डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा आपको वनडे एग्जाम में, जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, ठीक है, एमसीक्यू का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, उसमें पृष्ठ तनाव का डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ पृष्ठ तनाव का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, द्रव का जो क्षेत्रफल होता है उसमें कम से कम सतह घेरने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण क्या होता है, उसका क्षेत्रफल जो है वो हमेशा क्या होता है, तनाव में रहता है। ठीक है, उसका जो सतह होता है हमेशा क्या होता है, तनाव में होता है। उसे ही क्या कहते हैं, उसका पृष्ठ तनाव कहते हैं। पर इसकी जरूरत कुछ भी नहीं है। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एल। इसका मतलब यहां से अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, एफ मतलब होता है आपका फोर्स, एल मतलब होता है आपका लेंथ। देखिए होता क्या है, एफ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एफ का हमारा होता है न्यूटन और लेंथ का होता है मीटर। इस प्रकार इसका जो एसआई मात्रक बनता है दोस्तों, वो न्यूटन मीटर इनवर्स बनता है। ये आपको पहली चीज ध्यान रखनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ताप बढ़ाने पर और घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ताप बढ़ाने पर एकदम आपको कंठस्थ कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होता है, कम होता है, जबकि नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा, क्या क्या सीखा हमने, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है, कम हो जाता है, और नमक, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। दोस्तों यहां से ना कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। देखिए, जो गर्म सूप होता है, हम लोग गर्म सूप पीते हैं ना, तो जैसे ही पीते हैं तो बोलते हैं ना, बड़ा टेस्टी है, बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। इसका कारण क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है, जो गर्म सूप होता है ये क्या करता है, हमारे जीभ के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, और जिसके कारण सूप जो है वो जीभ के चारों तरफ अच्छे से फैल जाता है। और चूंकि चारों तरफ अच्छे से फैलता है, इस कारण हमें क्या लगता है कि जो सूप है हमारा वो स्वादिष्ट है। और क्या होता है, पृष्ठ तनाव में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रेलवे पूछता है कई बार, कि जो मच्छर पानी पे तैरते रहते हैं, लार्वा, जो मच्छर के अंडे होते हैं, लार्वा तैरते रहते हैं, आप मिट्टी तेल डाल दीजिए, वो सब डूब के मर जाएंगे। कारण क्या होता है कि जो आपका मिट्टी तेल है वो पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, वो जितने भी वहां पे मच्छर के जो मच्छर है या लार्वा है जो तैरते रहते हैं, वो उसमें डूब के मर जाते हैं। ठीक है, तीसरा चीज में क्या क्या याद रख सकते हैं, किसान जो होता है वो अपने खेतों की जुताई कर देता है। ठीक है, कारण क्या है, अच्छा ये केशिकत्व में आ जाएगा, अभी केशिकत्व में आते हैं। तो पृष्ठ तनाव के बाद दोस्तों चलते हैं हम केशिकत्व में। अब ये केशिकत्व क्या होता है, केशिकत्व बताने से पहले मैं आप लोग से एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा। हम सब मैक्सिमम लोगों ने गांव में देखा होगा अक्सर, या अपने घरों में देखा होगा, पहले आज से लगभग 10-12 साल, 15 साल, 20 साल पहले, जब लाइट या बिजली की जब बहुत कमी थी, तो अक्सर हमारे घर में क्या क्या होता था, जो भी आपकी शीशी होती थी कांच की, ठीक है, उस पे क्या करते थे, उसके ढक्कन में एक छेद करके उसमें कपड़े का या पतला सा कुछ भी एक लंबा सा बना करके उसमें मिट्टी तेल डाल डाल देते थे, और जब भी लाइट करती थी तो हम उसको जलाते थे। ठीक है, इससे क्या होता था, हमारा वो घर का क्या था, वो यंत्र था, उसे हमें कहीं खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल केशिकत्व का आपका वही है। ठीक है, जिसको हम लोग आज लालटेन कहते हैं, ठीक है, चिमनी कहते हैं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगहों पर। तो केशिकत्व क्या होता है आपका, केशिकत्व का फंडा ये है दोस्तों कि एक कम त्रिज्या वाली खोखली नली है, ठीक है, जिसमें जिसकी त्रिज्या बहुत ही कम होती है। ठीक, त्रिज्या जितनी कम होगी उतनी ही तेजी से ऊपर और नीचे द्रव का प्रवाह होगा, ऊपर और नीचे द्रव का प्रवाह होगा, जितनी कम उसकी त्रिज्या होगी। कुछ इस प्रकार से अगर जैसे मैं बनाऊं, मान लीजिए, ठीक है, यहां पे इसका ढक्कन होता है गोल सा, और यहां पे इसका लव होता है, और इस पे क्या होता है, आपका लिक्विड होता है, मान लीजिए क्या रहा होगा, मिट्टी तेल रहा होगा। ठीक है, वो मिट्टी तेल क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ता है, किस कारण, केशिकत्व के कारण। ठीक है, और क्या होता है केशिकत्व के कारण दोस्तों, तो केशिकत्व के कारण ही पौधों में जमीन से खनिज, लवण और जल जो है ऊपर की ओर जाते हैं, और पौधे के पूरे भाग में जो है उनकी सप्लाई होती है। और क्या हो सकता है, आपने अक्सर देखा होगा
आप जब टॉवेल से अपना मुंह पोंछते हैं या फिर अपने बाल को पोंछते हैं तो टॉवेल का एक सिरा गीला होता है, पर वो धीरे 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 सारे पूरे के पूरे टॉवेल को क्या करता है, मैक्सिमम पार्ट को गीला कर देता है। ये भी क्या है, आपका केशिकत्व का उदाहरण है। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है दोस्तों, जब जो किसान होता है वो अपने खेत की जुताई कर देता है, ठीक है, ताकि जो खेत में बनी जो केश नलियां हैं वो टूट जाएं और जो अंदर का पानी है वो बाहर ना आ पाए। क्या होगा, बाहर आएगा तो वाष्पीकरण के माध्यम से पानी उड़ जाएगा और खेत की नमी जो है वो चली जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये सारी बातें कुछ खास चीज थी जो आपके पृष्ठ तनाव और केशिकत्व से संबंधित थी। ठीक, इतने से आपसे काफी सारे जितने मैंने आपको कहे हैं ना, ये सारे के सारे आपको एज इट इज कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के फ्रेम में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, केशिकत्व हो गया, केशिकत्व के बाद बात करते हैं श्यानता की। श्यानता क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। श्यानता मतलब समझ लीजिए बहना। श्यानता मतलब क्या, बहना। अब क्या बहना भाई, अपन जैसे पानी को ऐसे उड़ेलते हैं, पानी को ऐसे डालते हैं तो पानी बह जाता है, ठीक, पानी बहता है। उसी प्रकार याद रखिएगा, श्यानता में सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट किया, यह ठोसों में नहीं होती है। श्यानता सिर्फ और सिर्फ गैस और द्रव में होती है। अब कैसे होती है भाई, देखिए, श्यानता मतलब होता है अपने ही विभिन्न परतों में बहने का विरोध करना। एग्जाम्पल समझिए, शहद। आप शहद को ऐसे फेंकेंगे, ऐसे शहद को गिराएंगे तो देखिएगा वो ऐसे ऐसे गिरेगा, एक दूसरे में ऐसा लपटते हुए, ऐसा धीरे 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 धीरे। और उसी तरह एक मग पानी ऐसे गिरा दीजिए, पानी तुरंत बहेगा और साए से बह के निकल जाएगा जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो शहद जो होता है वो श्यानता का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, ठीक है, याद रखिएगा, श्यानता का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है शहद। और श्यानता का जो अपवाद होता है दोस्तों, वो क्या होता है, ज्वालामुखी का लावा। ज्वालामुखी का लावा भी बहुत गाढ़ा होता है, उसके बावजूद वह ऊपर से बहुत तेजी से नीचे गिरता है। कारण क्या है उसका, क्योंकि ज्वालामुखी के लावे का घनत्व कम होता है। ज्वालामुखी के लावे का घनत्व कम होता है। और ज्वालामुखी के सॉरी, जो श्यानता का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है दोस्तों, वो है आपका शहद, ठीक है। क्लियर हुआ। अच्छा, तो श्यानता जो होती है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया। श्यानता क्या है कि यह एक ऐसा घर्षण बल है जो अपने ही विभिन्न परतों में क्या होता है, बहने का विरोध करता है। मतलब नहीं, मैं नहीं बोलते हैं कि नहीं पहले मैं नहीं जाऊंगा, फिर पहले मैं नहीं जाऊंगा। उसी प्रकार जो शहद की परत होती है, पहले नहीं धीरे 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 धीरे, एकदम देखिए धीरे धीरे बहती है। दिमाग है बस, शहद को आप देखिए, शहद को गिराइए आप, वह किस तरह से गिरेगा, श्यानता का एग्जाम्पल है वो, ठीक। अच्छा, आदर्श तरल की श्यानता आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा कि एक आदर्श तरल की जो श्यानता होती है वो होती है शून्य। कितनी होती है, शून्य होती है। और श्यानता सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, तो आपका द्रव में और गैसेस में। सबसे अधिक इसमें भी बोलेगा, सबसे अधिक द्रव में, फिर गैस में, फिर ठोस में, क्योंकि ठोस में तो होती ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टर्म यहां मैंने लिखा है दोस्तों, ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, फैक्ट है ना, ये सारे रेलवे के क्वेश्चन है, ताप बढ़ाएंगे तो द्रवों की श्यानता घट जाएगी, लेकिन आपकी जो गैस है उनकी श्यानता बढ़ जाएगी। कब, ताप बढ़ाने पर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है आपका रेलवे पे पूछ चुका है कि श्यानता का एसआई मात्रक होता है पॉइस, पास्कल, डेकापॉइस या पॉइजली। पॉइस, पास्कल सेकेंड, डेकापॉइस या पॉइजली। ये चारों में से जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका पास्कल सेकेंड और पॉइस। ये पास्कल सेकेंड और पॉइस क्या है, आपका श्यानता का मात्रक है, ठीक है। श्यानता का उदाहरण शायद हो गया अपवाद ज्वालामुखी का लावा। क्यों, क्योंकि इसका घनत्व तो क्या होता है, कम होता है। इसी कारण ज्वालामुखी का लावा जो होता है बहुत गाढ़ा होता है। कभी आप ज्वालामुखी का वीडियो देखिएगा, जब ज्वालामुखी का लावा ऊपर से गिरता है तो एकदम इतना गाढ़ा होता है, लाल होता है कि वो धीरे 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 बहता है, ठीक है। तो गाढ़ा होने के बावजूद तेजी से बह रहा है, और शहद भी तो सेम है, गाढ़ा है लेकिन धीरे धीरे बह रहा है। इसलिए श्यानता का बेस्ट उदाहरण क्या है, शहद है। और श्यानता का जो अपवाद हो गया वो क्या हो गया, ज्वालामुखी का लावा। बात करते हैं, टर्म आता है यहाँ पे वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या होता है दोस्तों, तो ये कुछ नहीं है, एक प्रकार का यंत्र है जिससे हम द्रव के प्रवाह की गति को मापते हैं। द्रव के प्रवाह की गति, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे आपका श्यानता कंप्लीट होता है दोस्तों, ठीक। जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ रिवीजन करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपका श्यानता का कंप्लीट होता है। बात करते हैं प्रत्यास्थता की।
प्रत्यास्था भी बिल्कुल सिंपल चीज है, सिर्फ नाम है, इंग्लिश में लाएंगे तो इलास्टिसिटी कहते हैं। अब इलास्टिसिटी बोलने से क्या, रबड़। देखिए कोई भी ऐसा चीज दोस्तों जो अपने में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है, मेरे को कोई जबरदस्ती वहां खींच के ले जाएगा, मेरे को मन है कि नहीं मैं यहीं खड़े रहूं, और मेरे को कोई खींच के उधर ऐसा ऐसा लेके जाएगा, क्या होगा, मैं मेरे को खड़ा यहां रहना, वापस मैं फिर यहीं चले आऊंगा। तो कोई भी ऐसा चीज जो अपने ऊपर बाह्य बल का विरोध करती है, अपने ऊपर बाह्य बल का विरोध करती है, प्रत्यास्था कहलाती है। और जैसे ही बाह्य बल हटा लिया जाएगा वो अब पुनः अपने वापस उसी स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास रबड़ नहीं है अभी, जैसे ये रबड़ है मान लीजिए, इसको खींच दिया, खींच करके लंबा कर दिया, और जैसे ही बाह्य बल हटाऊंगा, व्हेन आई विल मैं जैसे ही अपना एक्सटर्नल फोर्स को हटाऊंगा, व्हेन आई विल रिमूव माय एक्सटर्नल फोर्स, ये अपने सेम उसी पोजीशन पे आ जाएगी, रबड़ फिर से ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपकी क्या है, प्रत्यास्थता है। अब इसी में एक टर्म आता है प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दोस्तों क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। और रेलवे ग्रुप डी जो क्वेश्चन पूछता है वो ये होता है, यंग का नियम, हुक का नियम किससे संबंधित है, तो ये प्रत्यास्था से संबंधित है, इलास्टिसिटी से संबंधित है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक और दाब। देखिए इन तीनों का जो मात्रक होता है दोस्तों बिल्कुल सेम होता है, दाब, यंग प्रत्यास्था गुणांक और प्रत्यास्था गुणांक होता क्या है, तो याद रखिएगा न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है। एकांक क्षेत्रफल मतलब न्यूटन बटे, सॉरी एकांक क्षेत्रफल को मैं पहले ले लेता हूं, हो गया फोर्स, बल, एक बल लग रहा है, एकांक क्षेत्रफल F बटा A। फोर्स का होता है दोस्तों न्यूटन, एरिया का होता है लेंथ इंटू लेंथ मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन का जो होता है दोस्तों मात्रक, अगर इसके आगे मैं लिखना चाहूं तो न्यूटन का बनता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर। तो फाइनली इसका जो मात्रक बनेगा वो बनेगा केजी, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2, और -2 + 1 -1, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये इसका क्या बनेगा, मात्रक बनेगा, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक और दाब, तीनों का जो यूनिट होता है दोस्तों ये सेम होता है, रट लीजिए इसको, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी परीक्षा के लिए, रेलवे के लिए तो खास करके। ठीक है, यहां से कुछ क्वेश्चन जो थे आपके प्रत्यास्था से मैंने करा दिया आपको। अगला टॉपिक है हमारा जो रिवीजन है वो है सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति में हम सब ने पेंडुलम देखा हुआ है, ठीक है, पेंडुलम ऐसे 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 ऐसे, यहां 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 ऐसे पेंडुलम क्या करता है, दोलन करता है। ठीक है, तो सरल आवर्त गति में क्या चीजें अपने को याद रखनी है, अपने को आवृत्ति याद रखनी है, ठीक है, उसके बाद दोलन क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, इन चीजों पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कि आवृत्ति क्या होती है। दोस्तों आवृत्ति का डेफिनेशन आपसे पूछता है, एक लाइन दे देगा, या तो आवृत्ति क्या है पूछ करके 4 आपको ऑप्शन दे देगा। तो आवृत्ति ध्यान रखिएगा कि 1 सेकेंड में कोई भी वस्तु कितनी बार कंपन करती है, ठीक है, वाइब्रेट करती है, कंपन करती है। जैसे हम किसी भी चीज को ठोकते हैं तो कितनी 1 सेकेंड में कितने देर तक वो वाइब्रेट करती है, वही उसकी आवृत्ति कहलाती है। क्या होता है कि 1 सेकेंड में उत्पन्न आवृत्ति क्या है, तो 1 सेकेंड में उत्पन्न कंपन। ठीक है, क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, ये भी काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, एसआई का, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज, जिसे हम Hz से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं सरल आवर्त गति में आवर्तकाल की और दोलन गति की। एक दोलन मतलब होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए पेंडुलम है, एक दोलन मतलब वो एक चक्कर जो पूरा कर लेगा, यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, ठीक है, फिर वापस आया, तो ये जो होगा उसका वो एक दोलन पूरा कहलाएगा। ठीक, अब आवर्तकाल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्या, आवर्तकाल, कि सरल लोलक का आवर्तकाल, और इसी से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा आता है। एक तो होता है आपका आवृत्ति, आवृत्ति का एसआई मात्रक, और दूसरा होता है सरल लोलक का आवर्तकाल। ये थोड़ा सा टफ होता है, लोग छोड़ देते हैं, इसमें से काफी बच्चे छोड़ देते हैं, पर आज के बाद आप रिवीजन में इसमें कभी भूलेंगे नहीं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला ध्यान रखते हैं अपन। इसका फॉर्मूला होता है सरल लोलक का आवर्तकाल, टी मतलब होता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल। फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। L मतलब होता है लेंथ, लेंथ मतलब होता है लंबाई, ठीक है, डोरी की लंबाई या बॉब की लंबाई,
और जी होता है आपका स्मॉल जी है गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले से संबंध हमको समझ में आ रहा है दोस्तों कि टी जो होगा, टी जो है आपका टी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, टी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी के। कहने का मतलब है कि अगर हम एल को बढ़ाते हैं तो टी भी बढ़ेगा और अगर हम एल को घटाते हैं तो टी भी घटेगा, लेकिन टी और जी में उल्टा रिलेशन है, टी बढ़ाएंगे तो जी घटेगा और जी घटाएंगे तो टी बढ़ेगा। इसीलिए पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, इसलिए टी का मान में ही परिवर्तन आता है। इस रिलेशन से आप यहां से एक कॉन्सेप्ट सीख गए। दूसरा, आप देख रहे दोस्तों कि जो आवर्त काल है इसमें क्या कहीं मास दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, पर परीक्षा में आपको फंसा देगा कि इसका मास इतना है, इतना इतना है। क्या होगा आवर्त काल? भैया हमको मतलब ही नहीं है आवर्त काल से, सॉरी हमको द्रव्यमान से मतलब ही नहीं है, इसलिए देखिए मैंने लिखा है कि टी मास पर निर्भर नहीं करता है। आवर्त काल जो होता है ये मास पर निर्भर करता ही नहीं है। जैसे भी आपको फिजिक्स में कहीं भी कोई क्वेश्चन में मास दिखे आवर्त काल के साथ संबंधित, सीधे इसको काट देना है। क्यों? क्योंकि हमने सीखा है रिवीजन में कि हमको पता है कि जो आपका टाइम पीरियड होता है, आवर्त काल होता है, इस पर मास का द्रव्यमान का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका इसके साथ कोई संबंध ही नहीं है। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बटा जी। एल मतलब लंबाई, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, टी मतलब आवर्त काल। अब इसमें काफी एक फेमस एग्जांपल है कि लड़की झूला झूलती है, झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाती है। लड़की ही क्यों होती है हर बार पता नहीं, लड़का भी झूला झूल सकता है भाई। तो क्या होता है, लड़की झूला झूलते झूलते क्या होती है, खड़ी हो जाती है, तो बोलता है उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर की ओर उठ जाता है। और गुरुत्व केंद्र चूंकि ऊपर की ओर उठ जाता है तो इसकी प्रभावी लंबाई घट जाती है। अब चूंकि लंबाई घट रही है तो आवर्त काल भी डेफिनेटली होगा घट जाएगा। लंबाई, अब लड़की खड़ी हो गई, गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ गया तो जो डोरी की लंबाई थी, प्रभावी लंबाई, वो घट गई। अब चूंकि लंबाई घटी इसलिए उसका आवर्त काल घट गया। और जब भी आवर्त काल घटेगा उसका दोलन तेज हो जाएगा, क्योंकि आवर्त काल और दोलन जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा काम करते हैं। आवर्त काल बढ़ेगा तो दोलन घटेगा, आवर्त काल घटेगा तो दोलन आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सेम पॉइंट हो गया कि लड़की झूला झूलते समय क्या हुई, झूले पे खड़ी हो गई, और चूंकि झूले पे खड़ी हुई तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर की ओर उठ गया, जिससे उसकी प्रभावी लंबाई जो थी, डोरी मतलब जो झूले का जो रस्सी है आपका, ठीक है, उसकी जो प्रभावी लंबाई है वो घट गई। और चूंकि लंबाई घट गई दोस्तों इसलिए उसका आवर्त काल भी घट गया, और आवर्त काल घट गया इसलिए झूला जो है वो तेजी से क्या करने लगा, दोलन करने लगा। जल्दी जल्दी, पहले धीरे धीरे ऐसे ऐसे कर रहा था, अब वो तेजी से क्या हो गया, दोलन करने लगा। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि जो आवर्त काल होगा वो द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करेगा। तीसरा होता है दोस्तों कि अगर हम किसी भी पेंडुलम घड़ी, लोलक घड़ी को अगर हम अंतरिक्ष में अपने जो सैटेलाइट्स है वहां पे लेकर के जाएं तो वहां क्या होता है, भारहीनता की स्थिति होती है। अब भारहीनता की स्थिति क्या होती है, जहां पे गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। जहां पे गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है वहां पे क्या होगा दोस्तों, आवर्त काल अनंत हो जाएगा। आवर्त काल क्या होगा, आवर्त काल आपका अनंत हो जाएगा, ठीक है, और घड़ी जो है वो बंद हो जाएगी। घड़ी क्या होगी, बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे जहां पे भारहीनता है, जहां पे गुरुत्वीय त्वरण ही नहीं है, अगर ये शून्य हो गया तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, घड़ी क्या होगी, बंद हो जाएगी। दूसरा चीज होता है गर्मी और ठंडी का कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपका यहाँ पे ये सरल जो लोलक है भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपके न्यूमेरिकल बन जाएंगे दोस्तों। बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं देगा आपको, कुछ पॉइंट दे देगा, सॉल्व करना होगा। बस ये अंडर रूट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अंडर रूट में ये बढ़ेगा तो इसका स्क्वायर रहेगा, इसका स्क्वायर, यहां बस स्क्वायर का ध्यान देना है आपको। लास्ट पॉइंट है गर्मी और ठंडी का कॉन्सेप्ट। देखिए गर्मी में क्या होता है, लोलक जो होता है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, और लंबाई बढ़ने से दोस्तों आवर्त काल भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। गर्मियों में आपने देखा होगा रेल की पटरियां के बीच में जगह छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी में जो लोहा है वो एक्सपेंड करता है, और लोहा एक्सपेंड करके मुड़ के टूटे ना, इसलिए रेल की पटरियों में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, गर्मियों में जब एक्सपेंशन होता है, जब रेल की पटरियों में फैलाव होता है, तब वो क्या होती हैं, उस जो जगह छोड़ी जाती है उसमें जाके वो एडजस्ट हो जाती है, और रेल की पटरियां इस प्रकार जो है टूटने से बच जाती हैं। उसी प्रकार लोलक में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है गर्मियों में, ठीक है, जिससे लंबाई बढ़ जा रही है, और लंबाई बढ़ रही है तो लंबाई के साथ इसका सीधा रिलेशन किसके साथ है, आवर्त काल के साथ है, टी के साथ है। लंबाई बढ़ेगी, आवर्त काल बढ़ेगा, मतलब घड़ी जो है वो सुस्त रहेगी, धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, एकदम आराम से ना, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आवर्त काल बढ़ चुका है। अब ठंडी की बात करते हैं। वही ठंडी में वो सिकुड़ता है, कंप्रेस होता है, कम होता है। अब वो ठंडी में कम हो रहा है, सिकुड़ रहा है,
कम हो रहा है मतलब लंबाई घट रही है, लंबाई घट रही है मतलब आवर्तकाल घट रहा है, इसलिए घड़ी क्या होगी, तेजी से काम करेगी, जोर जोर से काम करेगी। ठंडी में देखिएगा जोर जोर से काम करता है, बोलते हैं ना गर्मी में बड़ा दिन करता है, ठीक है, गर्मी में बड़ा भयंकर लगता है एकदम, दिन रात भी बड़ी लगती है। ठंडी में क्या लगता है कि अभी तो सोते थे रात को, अभी तो सोए रहे और कितना जल्दी सुबेरे हो गया, रात का पता नहीं चला, इतना इतना छोटा दिन हो रहा है, इतना छोटा रात हो रहा है एकदम, मतलब एक लगता है ना। तो वही है आपका कि ठंडी में क्या होता है, आपका प्रभावी लंबाई जो होती है वो घट जाती है, जिसके वजह से उसका आवर्तकाल भी घट जाता है। और चूंकि आवर्तकाल अगर घट रहा है दोस्तों, इसलिए क्या होगा, आवर्तकाल घटेगा तो उसका जो दोलन है वो बढ़ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे आपका जो सरल आवर्त गति का कॉन्सेप्ट था, मैंने अपने तरफ से कोशिश की आपको रिवीजन कराने की, सिर्फ उन पॉइंट्स को जो आपका रेलवे और कोई अन्य एग्जाम भी पूछ सकता है। इसके बाद अगर आप और एमसीक्यूज लगाएंगे प्रैक्टिस बुक से, प्रैक्टिस सेट से, आप डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए तो आपको बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे। मेरी कोशिश थी आपको वो सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कराने की जो रेलवे कहीं ना कहीं पूछता है, हमेशा पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे के टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे धीरे से, ध्वनि, तरंग, ठीक है, प्रकाश, करते करते मेरा टारगेट है कि 7 दिन के अंदर मैं आपको काफी सारे पॉइंट्स को रिवाइज करा दूं, और ये वीडियोस सारे के सारे एज इट इज फिजिक्स नाम के प्लेलिस्ट पे आपको हमेशा अवेलेबल होंगे। आपसे लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर ले ताकि मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, धन्यवाद।